नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु नारायण। पिछले वीडियोस में हमने कुछ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम अब थोड़ा सा और एडवांस में फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं वो कौन से थोड़े से बायोकेमिकल्स हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑपरेट करने में। ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया है जो कि हमारे टेरिटरी मैनेजर्स एंड अबव लाइन है उनके लिए। सो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस बात को देखेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। मैं थोड़ी सी पिक्चर लार्ज करता हूँ और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर दोस्तों एक स्टेम पोर्शन, जो स्टेम होता है ब्रेन का, उसमें मेडुला होता है, मेडुलरी पार्ट बोलते हैं हम उसे, और पॉन्स होते हैं। और ये बेसिकली मेडुलरी पार्ट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये आपस में बहुत तरीके से एक कोऑर्डिनेट करते हैं और पॉन्स भी इसमें कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। और ये सारा ऐसा सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट होके ही हमारा एक ब्रीदिंग पैटर्न या कह सकते हैं ब्रीदिंग बनती है। जो भी आपने जो सिग्नल्स आते हैं वो सीधे के सीधे हमारे इस मेडुला में पहुंचते हैं और मेडुलरी पार्ट के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट रेट बढ़ गई तो इसका जो सिग्नल है वो सीधा का सीधा सिग्नल इधर पहुंचेगा और ये सिग्नल फर्दर एक केमिस्ट्री आपस में तैयार होती है और फिर ये डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ बढ़ता है और ये वेंट्रल से फिर वेंट्रल डिसीजंस होते हैं और ब्रेन डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है। अगर यहाँ से सिग्नल बहुत तेज आ रहा है तो वो हो सकता है वो सप्लाई बहुत तेज कर दे ऑक्सीजन की और ये जो लंग्स हैं वो बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर दे। फॉर एन एग्जांपल, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसका हो सकता है वो सांस पैटर्न जोर जोर से वो ले रहा हो। सो ये इस तरीके से ये ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। और जो हॉर्न्स हैं वो भी कुछ जैसे कि कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया और हो सकता है ऑक्सीजन की मात्रा गिर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा तेज होगी, तो ये पॉन्स भी सिग्नल दे देगा और एक खास तरह के केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि आगे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फेफड़े में डायफ्राम और लंग्स को चौड़ा कर देंगे ऑक्सीजन लेने के लिए। और ये ब्रीदिंग पैटर्न तेज भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि सिग्नल कैसे ऊपर से आ रहा है। और अगर हमने मोटर न्यूरॉन से कंट्रोल करना है तो ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यानी मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करूं, इसको सांस जोर जोर से लूं, छोड़ूं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, तो ये सिग्नल इधर से होते हुए हमारे डायफ्राम और फेफड़ों तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा ब्रेन का पार्ट बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ब्रेन के अंदर बेसिकली दो तरीके के सिस्टम्स काम करते हैं नर्वस सिस्टम। एक तो होता है सोमैटिक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मींस आप इच्छा से किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऑटोनॉमिक आप इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनैच्छिक होता है। कहा जाता है कि हम अपने जिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ध्यान लगाएं या योगा करें, तो यस, हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दोस्तों अगर फर्दर एक तरीके से कहूंगा दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आइए देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे हमारे लंग्स में इंटरफेरेंस करता है। मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक लेडी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, कोविड-19 से ऐश मार रही है और टेलीविजन देख रही है, तो ही इज इन रेस्ट। सो कहने का भाव ये है कि पैरासिम्पैथेटिक ऐसे काम करता है कि रेस्ट मारो, ऐश करो। सो अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये सिस्टम बेसिकली क्या असर क्या करता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं चलता किस नर्व से है। ब्रेन में से जो नर्व निकलती है ये वैगस नर्व के थ्रू सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं CNX। इसका दूसरा नाम CNX भी है इस नर्व के गुच्छों का। और अगर मैं फेफड़ों पे देखूं, ये सारे ऑर्गन हैं जिसको ये अपनी इफेक्ट करेगा पैरासिम्पैथेटिक। तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स भेजता है, कंटिन्यूस सिग्नल्स भेजता रहता है और इसका मेजर होता है, एटीट्यूड ये होता है कि भाई ऐश मरो, रेस्ट करो।
और इसके अंदर हमारे फेफड़ों पे प्रभाव देखिए, फेफड़ों पर जो प्रभाव है, हार्ट रेट कम हो जाती है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। सो याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व है वो है एसिटाइलकोलिन, जो कि इस तरीके से नर्व सेल द्वारा छोड़ दिया जाता है, और म्यूसिनिक रिसेप्टर्स है जो कि मसल सेल्स जो हैं अपने फेफड़ों के उस पर होते हैं, और ये एक्सेप्ट करके फिर कैल्शियम चैनल्स को खोल देते हैं और ये श्रिंक हो जाता है हमारा जो मसल्स है, जो सॉफ्ट मसल्स बोलते हैं इसे हम, सॉफ्ट टिश्यू मसल्स बोलते हैं हम हमारे फेफड़ों के अंदर। दोस्तों अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये आप देख सकते हो सिंपैथी दिखाता है, और सिंपैथी का मतलब ये है कि फाइट और फ्लाइट डिसीजंस, कि या तो लड़ो या भाग जाओ। अब ये कुत्ता जैसे एक अटैक कर रहा है तो ये बहुत जल्दी से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और ये सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो गया तो मैं ये देखना चाहूंगा फेफड़ों पे क्या असर होता है इसका। तो फेफड़े दोस्तों डायलेट हो जाते हैं, यानी कि ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, और इसके ऑपोजिट हार्ट रेट बढ़ जाती है। पिछले में हार्ट रेट जो थी वो कम हो गई थी और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हुई थी, और इधर हार्ट रेट बढ़ जाती है और जो ब्रोंको डायलेशन इसमें हो जाती है। और इसके अंदर जो केमिकल काम करता है वो मोस्टली नॉर एपिनेफ्रिन होता है। नो डाउट एपिनेफ्रिन भी एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बैठ के एक वासोडायलेशन कर सकता है। हम आगे जब मेडिसिन की बात करेंगे हमारे म्यूकोमेंट एलएस में और वेंटाफुल में ये टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हो सकता है। ये सिस्टम जो था पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि फेफड़ों को कंट्रोल करता था। इसके आगे हम केमिकल्स की बात करेंगे। हमारी ये डायलेशन और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स अवेलेबल रहते हैं। जब कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ गया। इसके अंदर एसिटाइल कोलाइन है, मैं ऊपर बता चुका हूं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। हिस्टामिन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, और ये हमारे सेल्स से रिलीज हो जाते हैं जो मास सेल्स हैं, और इसके बढ़ने से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो सकती है, होती है, यानी कि हो सकती क्या होती है। और वहां क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रोंकी के अंदर H1 रिसेप्टर होते हैं। जैसे H1 रिसेप्टर इसको पकड़ते हैं तो वो ब्रोंकस जो हमारा वो सिकुड़ जाता है, ब्रोंकस सिकुड़ जाता है। और मैं आगे की बात करूं तो इसमें हमारे फिर ल्यूकोट्रिन्स आते हैं और थ्रोम्बोक्सिन A2 आते हैं। सीरोटोनिन आपने पढ़ चुकी, कुछ चीजें आपने सुनी होगी, कहाँ सुनी होगी मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ देखी है। जब आपने पेन किलर्स के बारे में स्टडी किया था तो ये वहां पे अवेलेबल थे। ये देखिए हमारी जो फॉस्फोलाइपिडेज एराकिडोनिक एसिड आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने ल्यूकोट्राइन्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे आपने COX-1 COX-2 इनहिबिटर्स की स्टडी की थी। उसके अंदर जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन में टूटते हैं तो ये रहा थ्रोम्बोक्सिन A2 और ये रहे ल्यूकोट्राइन्स। ये दोनों के दोनों ही हमारे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे ब्रोंकोस को सिकुड़ते हैं। जरूरी भी होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो वो फिर वो खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए अगर जब हम यहाँ पे स्टेरॉइड दें तो एस्थमा ठीक हो जाता है। एस्थमा ठीक करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं क्योंकि ल्यूकोट्रिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। ये सारे वो केमिकल्स हैं जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं। हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन आप रिलैक्सेफ में पढ़ चुके हो। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा होगा। सेरोटोनिन एक वेलबींग होता है, जो अगर नर्व सिस्टम पे आए तो हमें एक अच्छा सा महसूस होता है। ये सेरोटोनिन अगर कम हो जाए तो भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है। कई बार आपने देखा होगा इंसान गमगीन है, गम आ गया तो वो ऊंचा सांस लेता है। वो ऊंचा सांस इसलिए लेता है क्योंकि सेरोटोनिन की कमी हुई है, और सेरोटोनिन कमी की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हुई है। तो उसको लगता है कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो अपने आप वो सांस को लेता है, वो हौका सा भरता है।
सो और दोस्तों बात करें डायलेशन की, तो डायलेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिसेप्टर्स काम करते हैं वो बीटा 2 रिसेप्टर हैं। इनके ऊपर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बैठते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा ब्रोंको डायलेटर है, ये ब्रोंको वैसोडायलेशन भी करता है, ब्रोंको डायलेशन भी करता है। तो ये डायलेशन के लिए आप देख सकते हो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए कितने केमिकल्स और बेचारे डायलेशन के लिए कितने कम। आगे चलते हैं। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की बात करें, थोड़ा सा मैं स्लाइड्स को बड़ा करता हूं, आप देखोगे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट। रेडियस कम हो जाता है और रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, यानी कि एयर फ्लो के लिए रेजिस्टेंस जो बढ़ जाती है। इसके पैथोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल क्या हो सकता है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गई। एलर्जी इंड्यूस्ड स्पाज्म ऑफ द एयरवेज कॉज्ड बाय स्लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, या कुछ ऐसा हो गया कि आपको एलर्जी आ गई, आपने कुछ ऐसा फूल सूंघ लिया जिससे आपको एलर्जी थी, सांस आना बंद हो जाएगा। कोई कीड़ा काट गया, उसमें भी सांस आना बंद हो जाएगा, हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना, मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, इससे आपको सांस आना बंद हो सकता है। और एस्थमा, कई बार एस्थमा भी एक एलर्जी इंड्यूस्ड एक्टिविटी ही है। उसमें ब्रोंको जो हमारे ये ब्रोंकाई होते हैं बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाते हैं। आगे बताऊंगा जब मैं डिजीज सेक्शन के अंदर आऊंगा। तो एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करना, आपका नाक कई बार कुछ ऐसी चीज आप सूंघ लेते हैं, म्यूकस बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे एयरवेज में म्यूकस बढ़ सकता है। कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, एडीमा हो गया वॉल्स का, और कई बार एयरवे कोलैप्स हो गया। एयरवे कोलैप्स मींस आपका एलोली ही कोलैप्स कर गया, वो काम ही नहीं कर रहा, एलोलाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया। सो उसमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कंट्रोल फैक्टर्स हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, और यानी कि आप आराम कर रहे हो तो वो श्रिंक हो जाएगा। और अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन श्रिंक कर जाएंगे कि ऑक्सीजन को यूज कर लो भैया, रुक जाओ। अब मैं बात करूंगा ब्रोंको डायलेशन की। ब्रोंको डायलेशन के लिए कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर नहीं है साथियों, कोई भी ऐसी एलर्जी ब्रोंको डायलेशन नहीं करती, आपके ब्रोंको डायलेट नहीं होते। और इस डायलेशन को एक फिजियोलॉजिकल, आप सांस खींचोगे तो अपने आप होएगा, या फिर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन आएंगे और वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे बैठेंगे तो जाके आपको ब्रोंको डायलेट होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा। और या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, दिमाग ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने पढ़ा था वो ब्रेन के सेक्शन हम पढ़ रहे थे, पॉन्स, जिसके बारे में स्टडी किया था हमने अभी पीछे इस स्लाइड के अंदर, इस पॉन्स में आया कि हाँ मैसेज आया भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई है, बढ़ गई है। तो भी सांस का जो मैसेज है कि भैया अब आपको ऑक्सीजन लेनी है तो ऑक्सीजन को लो। और हार्मोनल कंट्रोल, एपिनेफ्रिन, अगर ये कुछ बिगड़ गया है, हार्मोन्स में कोई बिगड़ आ गया तो भी उसका सांस उसको फील होगा जैसे कि मुझे छोड़ना है, या छोड़ने एक्टिविटी बढ़ सकती है। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल फैक्टर यानी कि डिजीज कैसे कहते हैं, उसमें कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो ब्रोंको डायलेशन करे। सारी इसको ही एग्रेवेट करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को, डायलेशन को नहीं। इसके साथ दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे हैं जो कि इन हमारे लंग्स के ब्रोंकाई के ऊपर, एल्वेओले के ऊपर एक्ट करते हैं। ग्लूटामेट है, गाबा है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन मैंने अभी बताया। डोपामीन आपने पढ़ा होगा आपके डोमपेरेडोन में, ये भी बिल्कुल कभी कभी एडिमा भी कर सकता है और ये अच्छा भी होता है। एस्टाइलकोलिन पढ़ चुके हो, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है। थायराइड से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। सब्सटेंस पी जो पेन से रिलेटेड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ चुके हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने पढ़ा, मैंने पीछे बताया आपको स्टेरॉइड्स कैसे जो ऐसे रिलीजिंग हार्मोन्स हैं या कुछ ऐसा है वो कर सकते हैं। और जो एंडोर्फिन्स ना और एंकेफेलिन्स जो कि जो नोसिसेप्शन को बढ़ाते हैं, ये भी इसको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स के बारे में मैंने बताया, हालांकि याद रखना ना रखना आपके ऊपर है। ये बहुत सारे केमिकल्स, बस ये याद रखिए कि हमारा नॉरएपिनेफ्रिन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एसिटाइलकोलाइन इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर इसके अंदर, और बाकी खास इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। दोस्तों ये ब्रोंकी है हमारा, ये ब्रोंको मैं बताया था कैसे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को, आगे हमारी डिजीज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए मैंने ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की बात की। इसके अंदर एसिटाइलकोलाइन और एक वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉरएपिनेफ्रिन, सब्सटेंस पी, न्यूरोकाइनिन ए, ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्ट करेंगे और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन
या ब्रोंकोडायलेशन हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रोंकोडायलेशन करेगा, ऑफ कोर्स यस। एसिटाइलकोलाइन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेगा। और जो रिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं, म्यूजिक रिसेप्टर M3 जो मसल्स को एक्टिवेट कर देगा। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जिसके ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन आके बैठता है और ये जो ब्रोंकोडायलेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंस है इसको, जब हम म्यूकोमेल्ट एलएस पढ़ेंगे उसके अंदर इसका महत्व आएगा। और ऐसे ही अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड रिसेप्टर्स, वीआईपी रिसेप्टर्स, सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। बट बेसिकली ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिसेप्टर है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जब हम म्यूकोमेल्ट एलएस की बात करेंगे। ये कैसे हमारा ब्रेन और ब्रेन के ये सारे केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। अगले सेक्शंस के अंदर हम डिजीजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी डिजीजेस हैं और उसकी फिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी डिजीज की कैसे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।